हिसार से बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह ने जी मीडिया से खास बातचीत में सर छोटूराम की विरासत बनाम चौधरी देवीलाल की विरासत पर खुलकर बात की। बृजेंद्र सिंह ने कहा कि उचाना कलान विधानसभा सीट पर हम 3 पीढ़ियों से चौटाला परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ते आ रहे हैं। फिलहाल हम 3-2 से आगे हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जरूर उचाना कलान से ही चुनाव लड़े, तभी असलियत का पता चलेगा। सांसद बृजेंद्र सिंह ने स्पष्ट कहा कि गठबंधन में जेजेपी का साथ छोड़ने की बात की शुरुआत भी हमने ही की थी। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा का हर बीजेपी कार्यकर्ता जेजेपी से गठबंधन नहीं चाहता। इस दौरान उन्होंने बीरेंद्र सिंह और बीजेपी प्रभारी विप्लव देव के बीच हुई चर्चा पर भी बयान दिया। हिसार से बीजेपी के सांसद बृजेंद्र हमारे साथ हैं। एमपी साहब, मुलाकातें प्रभारी साहब के साथ हुई, कल आप लोगों की फोटो हमने देखी, किन मुद्दों पर बात हुई? देखिए, प्रभारी जी ने मेरे ख्याल से लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं, मेरे ख्याल से 8 सदस्यों की कल मुलाकात उनके साथ थी और उसमें मैं भी था और बड़ी लंबी और व्यापक चर्चा थी और हरियाणा की राजनीति के संबंध में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से आगे और मजबूती से चले आने वाले, क्योंकि 2 चुनाव हैं अगले साल में, पहले लोकसभा का और फिर असेंबली का, उसके बारे में क्या कुछ हो, और ये इसी तरह की चर्चा थी। उसके अलावा मुख्यतः तो राजनीतिक चर्चा थी, लेकिन क्योंकि लंबा समय था, 1-to-1 था, तो उसमें और भी विषय हैं जो डिस्कस हो जाते हैं। गठबंधन को लेकर कोई बातचीत, आप लोगों का दोबारा कोई फीडबैक, या फिर जो केंद्र के साथ बैठक हुई है प्रभारी सीएम साहब धनखड़ साहब की, उसके बारे में कुछ आप लोगों को भी ब्रीफ करना, ऐसा कुछ भी? नहीं, देखिए, गठबंधन के बारे में चर्चा तो हुई है, कम से कम मुझसे तो हुई है, और जहाँ तक वो दिल्ली की मीटिंग का सवाल है, वो राष्ट्रीय स्तर की जो हमारा नेतृत्व है उनके और जो प्रदेश के जो मुख्य लोग हैं पार्टी के, उनकी बातचीत हुई है, लेकिन वो बातचीत हुई क्या है उसके बारे में मुझे कुछ अवगत नहीं। तो आप लोगों का तो स्ट्रांग पॉइंट हमेशा से रहा है आपका, चौधरी देवेंद्र जी का, कि कहीं ना कहीं गठबंधन नहीं रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, खास तौर पे क्योंकि अब फैसले की घड़ी आ गई है। अभी तक तो ठीक है, क्योंकि एक चुनाव हुआ था 2019 में, हमें पूर्ण बहुमत उसमें नहीं मिला, तो एक स्थायी सरकार देने का मुद्दा था, जिसकी वजह से एक पार्टी के साथ गठबंधन किया गया, ताकि रोज़ की जो वो खिचखिच होती है वो ना हो। तो वो एक स्थायी सरकार दी, जो कि दायित्व था बीजेपी का, क्योंकि सबसे बड़ा दल बन के उभरा था, 40 सीट हमारी आई थी। लेकिन अब क्योंकि हम चुनावी वर्ष में आ गए हैं, तो इसलिए अब हमें अपनी राजनीतिक ज़मीन जो है उसको पुख्ता करने के लिए और मजबूती से जो हमारा स्तर है पार्टी का, ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश में, तो उस हिसाब से और उस परिवेश में हमें अपने आगे की तैयारी और आगे के जो संबंध हैं दूसरों के साथ, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। हरियाणा में राजनीतिक लड़ाई सिर्फ उचाना कला से लोग देख रहे हैं, अपनी अपनी समझ के हिसाब से उसका आकलन कर रहे हैं। अगर मैं सही हूँ तो सर छोटूराम साहब की जो विरासत है, उसकी विरासत में जो उनके उत्तराधिकारी हैं आप लोग, चौधरी देवीलाल साहब जो पूर्व उप प्रधानमंत्री थे, उनकी विरासत की जो इस समय जेजेपी, हालांकि वो विरासत बटी हुई है, उसमें तमाम लोग और भी आते हैं। ये 2 बड़े राजनीतिक घरानों की लड़ाई के तौर पर इस पूरी उचाना कला की लड़ाई, या फिर आप लोगों का परिवार या जेजेपी का जो परिवार है, उसको इस तरह से क्यों ना देखा जाए? ये असली रीज़न तो यही है। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि चौधरी छोटूराम की जो राजनीतिक विरासत है वो किसी एक परिवार या किसी एक व्यक्ति में नहीं है, और उसके जो वारिस हैं वो हज़ारों और लाखों हैं। तो मैं उस चीज़ को छोटा नहीं करना चाहूँगा ये कह के कि वो विरासत हमारे परिवार में आई है। हाँ, लेकिन एक पारिवारिक विरासत ज़रूर है जिसका हमें बहुत गर्व है। और जहाँ तक उचाना में राजनीति का सवाल है, तो वो तो एक बिल्कुल अलग तरह की, अलग परिपाटी की राजनीति थी। मेरे दादाजी और उसके बाद मेरे पिताजी करीब 50 साल तक उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की है, तो उसको सिर्फ सर छोटूराम की विरासत से जोड़ के ना देखा जाए। एक अलग स्थान बनाया था उस पूरे इलाके में और पूरे प्रदेश में, और इसी तरह से चौधरी देवीलाल की जो विरासत है बहुत बड़ी है। वो ठीक है कि वो राजनीतिक विरासत करीब करीब उनके, क्योंकि परिवार भी उनका बहुत बड़ा है, उसी के अंदर वो आई है। और आप अगर इनको परिवारों की लड़ाई की संज्ञा देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि 1984 से और आज तक 5 चुनावों में चौटाला परिवार और हमारा परिवार आमने सामने हो चुका है।
फिलहाल हम 3-2 से आगे हैं। 3-2 से आगे हैं, यही चैलेंज है, क्योंकि चौधरी साहब ने लिख के कहा कि भाई उचाना से नहीं लड़ेंगे। तो दुष्यंत चौटाला का भी, उप मुख्यमंत्री साहब का भी जवाब आ गया कि भाई लिख के ले लेना, अगली बार कोई भी मिले और ऐसे दिखा देना, फिर मैं उस बात को गलत साबित करके दिखाऊंगा। नहीं, देखिए, मैं चौधरी साहब ने क्या कहा और दुष्यंत जी ने उसके बारे में उसका क्या जवाब दिया, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो फिर वो तू मैं का विषय हो जाएगा। लेकिन मैं बिल्कुल ये चाहूँगा कि चूँकि दुष्यंत जी उचाना से इतने भारी बहुमत से जीत के गए और उसके बाद उप मुख्यमंत्री बने, तो उन्हें निसंदेह उचाना से ही अगला चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि वो असली कसौटी जिस पे वो नापे जाएंगे उसको उचाना की जनता ही तय करेगी। कोई विषय जो पर्दे के पीछे या जिसे कहें कारपेट के नीचे गया होता है, किसी ना किसी को उस पर किसी समय पर, और यदि उपयुक्त समय हो तो और भी बेहतर, उसको उजागर करना पड़ता है, चाहे वो पार्टी के फोरम पे करना पड़े या लोगों के सामने करना पड़े। वो करने का काम हमने किया। लेकिन उसके बाद से यदि आप पत्रकार हैं, आप सभी लोगों से मिलते हैं, आपने देखा हो जो हमारी पार्टी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में जो एक अलग सी ऊर्जा उसके बाद आई है, और किस प्रकार से बहुत से लोगों ने मुखर होकर ये बात को दोहराया है जो उचाना में पहली बार कही गई। तो ऐसा नहीं है कि हमारा कोई बिल्कुल निजी। इसी से जोड़ता हुआ मैं पूछ लेता हूँ और थोड़ा दूसरे शब्दों में पूछ लेता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि दिक्कत क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार को है, जेजेपी गठबंधन से, दुष्यंत चौटाला से, या बीजेपी में बाकी लोगों को भी ये गठबंधन पसंद नहीं आ रहा? ये चीज़ मैं कई बार कह चुका हूँ कि मेरी नज़र में शायद हरियाणा में कोई भी बीजेपी का नेता या कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो इस गठबंधन और जिस प्रकार से ये चल रहा है इससे खुश हो। हर व्यक्ति, ख़ास तौर पे ऐसी स्थिति में जहाँ पे सरकार बीजेपी की है, लेकिन हरियाणा के बहुत बड़े हिस्से में आज के जो प्रशासन है उसकी बागडोर ऐसा लगता है जैसे बीजेपी की ना हो के जेजेपी की है। तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है कि नेता हो या कार्यकर्ता हो उस चीज़ से नाखुश है। शोर तो बहुत मच लिया, लेकिन आलाकमान तो आप लोग की सुन नहीं रही है। अनुराग ठाकुर साहब का बयान आपने जरूर देखा होगा, शेखावत साहब का बयान जरूर देखा होगा। हरियाणा लेवल पे आप कुछ भी कहते रहो, केंद्र वाले तो साफ तौर पे कह देते हैं कि भाई स्थायी सरकार के लिए था, लंबा चलेगा, पूरा चलेगा। चलिए, वो तो अलग बात है, क्योंकि नेतृत्व है जिसने फैसला करना है, लेकिन जिनका फ़र्ज़ है उस बात को नेतृत्व तक पहुँचाना, वो हम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अभी इस बात पे ये मन बना लेना कि अंतिम निर्णय हो चुका है, मेरे ख्याल से वो जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो ये सिलसिला क्या तीन हफ्ते पहले तो शुरू हुआ है सारा का सारा। एक चैलेंज आपने दुष्यंत को तो दे दिया, आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि दुष्यंत जी वहां से लड़ें, लेकिन मैं जो प्रभारी साहब कह के आए थे कि दीदी लड़े वहां से, एक उम्र का सवाल भी आया कि जो मैम की उम्र है शायद, और जो चौधरी साहब की जो उम्र है, जो बीजेपी का रूल है 75 साल वाला, उसके सामने तो दोनों वैसे ही दावेदार नहीं हो जाते। ये पूछते हैं कि अब आपके बारे में MP साहब सांसद ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा की तरफ रुख करेंगे? दोनों को डिस्क्वालिफिकेशन बाय द जो स्टैंडर्ड्स बीजेपी ने 75 साल वाले स्थापित किए थे। मुझे बड़ी हैरानी है कि उनको बीजेपी और बीजेपी के नेता और बीजेपी के नेताओं की उम्र की इतनी चिंता क्यों पड़ी। वो अपना देखें, अपना इलेक्शन की तैयारी करें। बीजेपी क्या करती है, नहीं करती, किस उम्र के किस आदमी को कहाँ से क्या टिकट मिलेगी, वो तो बीजेपी फैसला करेगी। उनका ना तो उसमें कोई औचित्य बनता है, और अंग्रेजी में शब्द ना लोकस स्टैंडाई है। उनका बीजेपी और बीजेपी के अंदर के जो मसले हैं संगठन के, उनके बारे में बोलना ही बड़ी बचकाना सी बात है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो वीरेंद्र सिंह जी तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बातचीत करते नजर आए, और 3-2 यानी कि जो अदावत है जो आमने सामने की है उसमें अपनी लीड भी गिनवा दी, और जो तरीका है उसमें तमाम चीज़ें कह भी दी, और ये साफ तौर पे कहा कि जो बीजेपी का आला कमान है वहाँ तक तमाम बातें पहुँची हैं। अब ये सही समय पर क्या कुछ फैसले होते हैं इस पर तमाम लोगों की नज़र बनी रहेगी। कैमरामैन रोहित रावल के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।